भारत में आप सहमत है कि नहीं है? स्वच्छ मेरठ के लिए आप सहमत है कि नहीं है? स्वच्छ उत्तर प्रदेश के लिए सहमत है कि नहीं है? ये स्वच्छता का काम आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अगर गंदगी जाएगी तो बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर गंदगी है तो सबसे ज्यादा तकलीफ गरीब और मध्यम वर्ग को होती है कि नहीं होती है? तो साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपको मैं बताता हूं, भारत सरकार ने सफाई अभियान के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को 950 करोड़ रुपया दिया। कितना? जोर से बोलिए, कितना? 950 करोड़। कितना? कितना? 950 करोड़। और ये 40 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं कर पाए भाई। वो पूरी दिन कभी चाचा तो कभी पापा तो कभी चाची तो कभी भतीजा, कभी मामा तो कभी मामा का साला, तो कभी साले का भतीजा, तो कभी भतीजे की बहू, न जाने कहां कहां क्या हाल करके रखा है उत्तर प्रदेश, क्या हाल करके रखा है भाइयों। और इसलिए मैं कहने आया हूं कि दिल्ली सरकार आज उत्तर प्रदेश का जीवन बदलने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है। लेकिन ऐसी सरकार जो रुकावटें डाल रही है, और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना है तो पहले उत्तर प्रदेश की सरकार बदलो, भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, इन दिनों मैं चाहता हूं हर परिवार को अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आजादी के 70 साल के बाद हर परिवार का अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब को भी अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मध्यम वर्ग के व्यक्ति को भी अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुख चैन से परिवार जी सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैंने सपना से संजोया है, मैंने बीड़ा उठाया है कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हिंदुस्तान के हर इंसान को अपना रहने का घर होगा। ये काम मैंने उठाया। अब राज्य सरकारों को क्या करना था? राज्य सरकारों को सिर्फ लोगों से इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनसे अर्जी लेनी थी, उसकी छानबीन करनी थी और वो सूची भारत सरकार को भेजनी थी। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखती रही कि मकान के लिए लाभार्थियों की सूची दीजिए। भाइयों बहनों, महीनों तक चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया। काम करने की तो बात छोड़िए, एक भी नाम नहीं दे पाए। आखिरकार हमने फैसला किया कि भारत सरकार के गांव-गांव में जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर है, वहां जो लड़के काम कर रहे हैं उनको बताया जाए कि आप अर्जियां लेना शुरू कर दीजिए। और जब भारत सरकार ने सीधी अर्जियां लेना शुरू कर दिया, हजारों लोग अर्जियां देने लगे, तब उत्तर प्रदेश की सरकार डर गई। उसको लगा ये मोदी तो सीधा काम कर रहा है, लोगों से सीधा पहुंच रहा है। तो फिर सोते हुए जाग गए और सूची तैयार करने लगे। आप मुझे बताइए, क्या 24 घंटे राजनीति करते रहोगे? क्या उठा पटक करते रहोगे?
किसको गिराओगे, किसको गले लगाओगे, यही करते रहोगे क्या? भाइयों बहनों, ऐसे लोग पहले परिवार का सोचते थे कि खुद का सोचने लगे, अब सिर्फ खुशी का सोच रहे हैं। ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश का भाग्य नहीं बदलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप ये इलाका हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती करने वाला मेरा किसान, मैं श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी उम्मीदवार, उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहला काम जो लघु एवं सीमांत किसान है, उनका फसल का जो कर्ज है वो माफ करने का वादा ये मेरे उत्तर प्रदेश ने किया है। सरकार बनने के बाद पहला काम करने का वादा किया है। और मैं आपको वचन देता हूं, मैं दिल्ली से बराबर देखूंगा कि मेरे किसानों का वादा पूरा किया कि नहीं किया, ये मैं पूरा देखूंगा। हमने दूसरा वादा किया है हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने। उन्होंने कहा है आज गन्ना किसान, इस गन्ना किसान को भाइयों बहनों गन्ना चला जाए, मिल में उसमें से चीनी बन जाए, चीनी खा खा करके लोग मोटे हो जाए, चीनी बेचने वाले मोटे हो जाए, लेकिन मेरा गन्ने का किसान वो तो वैसा ही के वैसा रह जाए, ये स्थिति अब नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है अब गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, अगर इरादे नेक हो तो काम पूरा किया जा सकता है। आपको पता है, इसी मैदान में मैंने सभा की थी और मैंने गन्ना किसानों को 2014 के चुनाव के पहले वादा किया था कि एक बार दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, गन्ना किसानों के बकाया उस मामले को मैं हाथ में लूंगा और समाधान करूंगा। जब हम दिल्ली में बैठे तब 22,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपया बकाया था। ये 22,000 करोड़ रुपया ये छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। 22,000 करोड़ का भुगतान। आप बताइए किसानों का क्या हुआ होगा? किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले, किसानों के नाम पर यात्राएं करने वाले, किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या कारण था कि 2014-15 तक हमारे आने से पहले इन गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपया क्यों बकाया था? कभी उसका तो जवाब दो। भाइयों बहनों, हम आए, एक के बाद एक कदम उठाए और जो 22,000 करोड़ रुपया बाकी था, 99% रकम
चुकता करने का काम आते ही करना में हम सफल हो गए थे और गन्ना किसानों के खाते में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में डाले। 32 लाख किसानों के खाते में सीधे पैसे डाल दिए। कोई बिचौलिया नहीं रहा, बीच में कोई मिल वाला नहीं रहा, ये सीधा सीधा कर दिया। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को पूछता हूं, आप जरा बताइए, ये चीनी मिलों से आपका क्या रिश्ता है? ये चीनी मिलों से आपका क्या प्यार है? क्या कारण है? ये 6 चीनी मिलें आज भी इस इलाके के गन्ना किसानों को पैसा नहीं देती है और आपकी सरकार चुपचाप बैठी है। क्या कारण है, जरा जवाब दो। मैं गन्ना किसानों को कहना चाहता हूं, ऐसी सरकार जिसने आपके पैसे दबोच करके रखे, ऐसी सरकार को 1 मिनट मत रहने दीजिए भाई, 1 मिनट मत रहने दीजिए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भी धान की खेती होती है, उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती होती है। सरकार किसानों से जहां भाजपा की सरकारें हैं, मेरे किसान भाई जरा समझिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां किसान जो पैदावार करता है, जो सरकार खरीदती है, चाहे धान की खरीदी हो, चाहे गेहूं की खरीदी हो, चाहे हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, किसान जो पैदा करता है, करीब करीब 60% से भी ज्यादा सरकार खुद उसको ले दाम देती है। क्या कारण है? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों से सिर्फ 3% लेती है? 97% किसानों को उनके भाग्य पर जोड़ करके बाजार अगर टूट जाए तो मुफ्त के माल बेच देना पड़ता है। ये पाप उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश में ये जो स्कैम का खेल चल रहा है उसको पहचानिए और ये स्कैम का खेल हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश में नेस्तनाबूद हो जाए, उसके लिए आप लोगों ने इस चुनाव में अपने वोट का सही उपयोग करके परिवर्तन लाना हो। भाइयों बहनों, (2014) में जिन लोगों का पराजय हुआ, सत्ता के सपने चूर चूर हो गए, हम पार्लियामेंट बनेगी तो अपनी दुकान चलेगी, ये जो सोच रहे थे उन सबकी नैया डूब गई। और इसलिए हर चीज का विरोध करना, आप मुझे बताइए था, 40 साल से हमारे देश में 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन, हमारे फौजी भाई बहन 1 रैंक 1 पेंशन इसके लिए मांग कर रहे थे। ये दिल्ली में कांग्रेस के नेता फौजियों की मीटिंग करते थे, फोटो निकलवाते थे, टीवी पर लाइव शो करते थे, फौजियों को गुमराह करते थे। 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर 40 साल से झूठ बोला गया। 40 साल तक फौजियों की आंखों में धूल झोंकी गई। भाइयों बहनों,
हमने वादा किया था हम हमारे फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे और आज मुझे गर्व के साथ कहना है 11-12 हजार करोड़ रुपयों का बोझ हर वर्ष हिंदुस्तान की सरकार की तिजोरी पर आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले फौजियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया गया। मैं देश के फौजियों से कहना चाहता हूं, आजादी के बाद आज पहली बार देश में ऐसी सरकार आई है जो फौजियों के लिए जीना मरना भी जानती है, जो फौजी देश के लिए जीना मरना जानते हैं। भाइयों बहनों, आज तक हमें हमारी फौजियों की ताकत को कम आका, उनकी बहादुरी को कम आका और दुश्मन लोग आकर के अंधेरी रात में हमारे फौजियों को मार के भाग जाए और देश के फौजी चुपचाप हाथ पर हाथ धरे रह करके बैठे रहना पड़ता था। बगल में बंदूक हो तो भी बंदूक चलाने का उसको इच्छा हो तो भी नहीं कर पाता। वातावरण ऐसा बना दिया गया, फौजियों को मारा जा रहा था। भाइयों बहनों, मैंने फौजियों से बात की, समझने का प्रयास किया, उनके मन के इरादे को जानने का कोशिश किया और जब हमारी फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक की, दुनिया के बड़े बड़े देश अभी अध्ययन कर रहे हैं ये कैसे हुआ, इतना बड़ा ऑपरेशन और पाकिस्तान की धरती पर जाकर के पाई पाई का हिसाब चुकता कर दिया, पाई पाई का हिसाब। देश की सेना दुर्बल नहीं है, देश की सेना दुर्बल नहीं है। अगर फैसले मजबूत होंगे तो देश की सेना पराक्रम दिखा सकती है। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा। भाइयों बहनों, आप जानते हैं हमारे देश में नेता लोग दिवाली कहां कहां मनाते हैं, जन्मदिन कहां कहां मनाते हैं, कहां कहां जाते हैं। भाइयों बहनों, जब दिवाली का दिन होता है मैं सीमा पर जाकर के देश के जवानों के साथ दिवाली मनाता। इस दिवाली में मैं चीन की सरहद पे गया था, हमारे सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मना रहा था, चाय पान कर रहा था, उनके साथ गप्पे गोष्ठी कर रहा था। तो एक बड़ी आयु के सरदार मेरे पास आए, बोले साहब मेरा एक काम करिए। मैंने कहा क्या? बोले मेरी उम्र हो गई है, बहुत साल फौज में काम किया, अब निवृत्त होने वाला हूं, तो मुझे लगा कि शायद वो कहेंगे कि निवृत्ति के बाद कुछ मेरे लिए सोचना, या मेरे बच्चे बड़े हो गए उनके लिए सोचना। मैंने उनसे कहा बताइए साहब क्या कहना है आपको, क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा मेरी एक इच्छा है। देखिए मेरे देश के फौज का मिजाज देखिए। उन्होंने कहा मेरी एक इच्छा है। मैंने कहा क्या? बोले मुझे भी पाकिस्तान की सीमा पर ड्यूटी दे दो, एक और सर्जिकल स्ट्राइक का मौका दे दो। निवृत्त होने से पहले मैं मां भारती के लिए कुछ करके जाना चाहता हूं, मुझे मौका दे दो। भाइयों बहनों,
जिस देश के पास ऐसी फौज हो, ऐसे फौजी हो, उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन देना हम अपना कर्तव्य मानते हैं, जो कर्तव्य हमने पूरा किया। बड़े बड़े लोग रुपये ठिकाने में लगाने में लगे थे, अब परेशान हो रहे हैं। और मैंने कहा था, देशवासियों को कहा था, 50 दिन तक देशवासियों को तकलीफ होगी, 50 दिन के बाद देश को लूटने वालों की तकलीफ शुरुआत हो जाएगी, ये मैंने कहा था। अब उनको पता चल रहा है कि बैंक में तो जमा कर दिया लेकिन फंस गए। सारा पता चल रहा है कहां से आया कहां गया। बैंक के अफसर जेल जा रहे हैं, बैंक के मुलाजिम जेल जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी, जरा जवाब दे कांग्रेस पार्टी, नोटबंदी का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। कर्नाटक में उनके एक मंत्री के घर से 150 करोड़ रुपया पकड़ा गया, क्या कारण है? क्या कारण है? अभी तक वो मंत्री पड़ा हुआ है, क्या कारण है उसको मंत्री पद से हटाया नहीं गया? क्या कारण है? ये काले धन वाले खुलेआम घूम रहे हैं। आप मुझे बताइए, देश का चोरी का माल गरीबों के काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये लूटा है वो निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? गांव गांव गरीब को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गांवों में विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब के बच्चों को शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बेईमानी का पैसा गरीबों की भलाई के काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं 8 नवंबर को जानता था कि निर्णय सरल नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो सारे मेरे दुश्मन बन जाएंगे, ये मुझे उसी दिन पता था। जिन्होंने लूटा है वो सारे मिल जाएंगे। आज मैं देख रहा हूं ये सारे मिलकर के तूफान खड़ा कर रहे हैं कि मोदी ने हमें लूट लिया, अब मोदी को गिरा के रहेंगे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की जनता को मेरठ की धरती से मैं कहना चाहता हूं, आइए देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मुझे आपका साथ चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे साथ हैं आप? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, काला धन खत्म होना चाहिए। ये बदमाश लूट की गई है वो रोकनी चाहिए, लूट का पैसा वापस आना चाहिए। भाइयों बहनों, इस एक काम को मैं करके रहूंगा। मैं आपको बताता हूं, जब तक मैं हूं मैं चैन से बैठूंगा नहीं, और मैं लुटेरों को चैन से बैठने नहीं दूंगा। कितनी शक्तियां इकट्ठी हो जाए, कितने ही गठबंधन हो जाए, कितने ही मेल मिलाप हो जाए, ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। मोदी रुकने वाला नहीं है। इस बजट में भी देखा आपने, हमने सारा शक्ति मध्यम वर्ग के परिवारों की भलाई के लिए, गरीब परिवारों को भलाई के लिए पूरा बजट 10 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए। कोई सोच सकता है ये काम इस बजट में हमने किया है भाई? और कोई सोचता होगा कि हम बच जाएंगे? अभी भी मैं कहता हूं, जिन जिन लोगों ने लोगों को लूटा है उनको जवाब देना ही पड़ेगा, ये मैं बिल्कुल साफ कहता हूं।
मैं सरकार के अधिकारियों को भी कहता हूं कि उनको छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान करने का हक नहीं दिया गया है। और कोई भी व्यापारी को, छोटे व्यक्ति को अगर सरकार का कोई मुलाजिम परेशान करता है, सिर्फ मेरे कान पे लाइए, आपकी रक्षा करने के लिए मैं मैदान में आ जाऊंगा। मुझे बड़े बड़े बेईमानों से लड़ना है, ताकतवर बेईमानों से लड़ना है। मुझे मोहल्ले की कुश्ती नहीं करनी है, मुझे तो बड़े बड़े ताकतवरों को जेल मिलना है, तभी सफाई होगी। मुझे ऊपर सफाई करनी है, उस पर मैं लगा हुआ हूं। और इसलिए छोटे छोटे गांव के व्यापारियों को परेशान करना, ये मेरी सरकार को मंजूर नहीं है, ये हमें मंजूर नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, देश को काले धन से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, देश को बेईमानों से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, देश को माफियाओं से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, देश को जमीन हड़पने वालों से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आशीर्वाद दीजिए, उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए, उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आशीर्वाद दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। दोनों हाथ बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।